गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्रियात्मक समूह के बारे में बताया था, कुछ और क्रियात्मक समूह होते हैं जैसे कि NH2 है, CN है, NC है, OH है। यदि हम इन क्रियात्मक समूह को लेकर भी यदि हम उन यौगिकों का नामकरण करें तो उसे हम इस प्रकार कर सकते हैं। CH3 CH NH2 CH2 CH NH2। इस प्रकार की एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार का जो कार्बनिक यौगिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ यदि हम इसका नामकरण करें तो नामकरण में आप देखिए यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समूह है जिनकी संख्या आपको 2 दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसे हम एमिनो कहते हैं और एमिनो, और यदि हम इसका नामकरण करें तो यहाँ 2 एमिनो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नंबरिंग के वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से एमिनो समूह या पार्श्व श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह है वह नज़दीक होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये पहले नंबर पर ही है, तो यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 3 और 1 4। तो इसे आप लिखेंगे 1 3 डाई एमिनो, और कार्बन की संख्या यहाँ 4 है तो इसे आप लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक इसी तरह इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे हम यदि इस प्रकार लें, एक संरचना है COOH, इस प्रकार की संरचना है। इसे आप ले लीजिए नंबर 1, इसे आप दे दीजिए ये दूसरी संरचना है। यदि इस प्रकार जिसमें आप देखिए यहाँ 2 कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, तो इसे आप इस प्रकार नंबरिंग कर सकते हैं और इसे लिखेंगे आप 1 2। चूँकि आपको पता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब IUPAC नामकरण किया जाता है तो उसमें प्रत्यय के रूप में ओइक अम्ल जोड़ते हैं, तो इसका नाम होगा 1 2 डाई ओइक अम्ल। इस प्रकार से। ठीक इसी तरह यदि हम इसको इस प्रकार लिखें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा CH2OH CH2OH। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 हाइड्रोक्सी समूह है। जैसे यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक इसी तरह यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी समूह है या अल्कोहलिक समूह आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भी नंबरिंग हम इसी प्रकार से करेंगे। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, तो यहाँ पर 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पर इसे क्या कहेंगे हम। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, यहाँ 2 नंबर यहाँ मौजूद हैं, 2 कार्बन मौजूद हैं, तो 2 कार्बन जब होते हैं तो उसे हम लिखते हैं एथेन। तो यहाँ पर 1 2 डाई ओइक अम्ल के अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। ठीक इसी तरह जब हम इस अल्कोहल का भी नामकरण करते हैं, चूँकि ये जो नामकरण आपको दिखाई दे रहा है ये डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल का है, और यदि हम इसका नामकरण करें तो इसे हम लिखेंगे 1 2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन। इस प्रकार से नामकरण किया जाएगा कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए इसे हम कहेंगे 1 2 डाईहाइड्रोक्सी एथेन। जिस प्रकार से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आपको बताया है, तो यहाँ पर होगा एथेन 1 2 डाई ओइक अम्ल। ठीक इसी तरह हम दूसरी संरचना लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की संरचना है CH3 CH2 CH2OH। यदि इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपको अल्कोहलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो जब हम अल्कोहलिक ग्रुप देखें तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप कार्बन की श्रृंखला का नामांकन करते हैं तो जो अल्कोहलिक समूह या क्रियात्मक समूह है जहाँ से नज़दीक होगा, तो यहाँ से नज़दीक है तो नामकरण हम इसी तरफ से करेंगे 1 2 3, और इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल
क्योंकि एक सीधी चेन में है, सीधी श्रृंखला में है, इसलिए इसे हम नॉर्मल कहेंगे। नॉर्मल 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल में ऑल प्रत्यय लगता है, एल्डिहाइड में अल प्रत्यय लगता है, तो नामकरण भी उसी प्रकार से करेंगे। यदि यही संरचना थोड़ी डिफरेंट हो जाए, CH3 CHOH CH3, इस प्रकार की यदि संरचना हो, यहाँ पर इसी संरचना को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है वही संरचना, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रही है, कार्बन यहाँ 3 है और हाइड्रोजन आपको 3 2 5 2 7 और 1 8 है, और एक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए 3 और 3 6 7 और 1 8 यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन की संख्या यहाँ 3 है और यहाँ जो ऑक्सीजन है वह भी एक ही है। तो ये जो अणु सूत्र है C3H8O, ये अणु सूत्र के आधार पर यदि हम देखें तो आपको 2 संरचना दिखाई दे रही है, एक संरचना इस रूप में दिखाई दे रही है, दूसरी संरचना इस रूप में दिखाई दे रही है। तो नामकरण यदि हम करते हैं तो दोनों के नाम अलग अलग होंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे आप 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2, या फिर इसको लिखेंगे हम द्वितीयक अल्कोहल, इसे हम द्वितीयक अल्कोहल कह सकते हैं। और ये जो द्वितीयक अल्कोहल होगा, इसका जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण के वक्त इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन नाम होगा इसका। तो इस प्रकार से आप देखिए जो द्वितीयक अल्कोहल दिखाई दे रहा है उसकी संरचना इस रूप में है, लेकिन यदि हम प्राथमिक अल्कोहल, इसे हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल, तो यहाँ पर ये प्राथमिक अल्कोहल के रूप में है, इसलिए CH2OH है। और यदि हम द्वितीयक अल्कोहल की बात करें तो द्वितीयक अल्कोहल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर CHOH है। तो ये संरचना आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ CHOH होगा, कहाँ CH2OH होगा। और यदि यह संरचना, इसको यदि हम इस रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए एक तीसरी संरचना हम बनाते हैं CH3 CH3OH, यदि इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई दे रही है। खैर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो आपने देखा 3 कार्बन है, लेकिन ये जो संरचना है यहाँ पर आपको 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो जब 4 कार्बन है और कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, और इसे हम इस संरचना को इस रूप में भी लिख सकते हैं CH3 3 मैथिल समूह इस प्रकार से OH के साथ जुड़े होंगे। तो ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहेंगे तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल। और जब हम इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण के वक्त इसका नाम हो जाएगा 2, क्योंकि पहला नंबर अगर यहाँ से चालू करते हैं हम तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोक्सी H से चालू होता है और मेथिल M से चालू हो रहा है, तो इसे आप लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। 2, इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल। तो इस प्रकार ये संरचना आपको पता ही चल चुकी है कि ये संरचना किस प्रकार की होगी। तो इसका हम जब नामकरण करेंगे तो इस प्रकार करेंगे इसे 2 मेथिल, और कार्बन की संख्या यहाँ 3 है, इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार आपने देखा कि यदि हम अल्कोहल को 3 संरचना के रूप में देखें, चाहे आप प्राथमिक अल्कोहल के रूप में देखें, द्वितीयक अल्कोहल के रूप में देखें या तृतीयक अल्कोहल के रूप में देखें, तो उनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है
यदि मान लीजिए ये संरचना इस प्रकार की है, CH3 CH2 CH2 Cl, इस प्रकार की कोई संरचना है, तो यहाँ पर हम जब नामकरण करेंगे तो नामकरण साइनल समूह से चालू होगा। तो यहाँ इस साइनल समूह के कार्बन को भी आप 1 नंबर डालेंगे, 1 2 और 3 और 1 4। तो यहाँ पर पहले नंबर पर साइनल समूह है, इसलिए इसका नाम होगा, सामान्य रूप में इसे नाम कह सकते हैं आप प्रोपिल साइनाइड। यहाँ प्रोपिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, तो प्रोपिल ना होकर के ये हो जाएगा ब्यूटिल नाइट्राइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो कार्बन होता है यह भी जुड़ जाता है, साइनो समूह का कार्बन इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो नाइट्रोजन है उसको आप नाइट्राइल कहेंगे और ये ब्यूटिल नाइट्राइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक इसी तरह एक दूसरी संरचना ले हम, या इस रूप में ले, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CHOH CH3 CHNH2 CH2 CHO। यदि इस प्रकार की संरचना है तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 यहाँ क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता हम मुख्य क्रियात्मक समूह को देंगे। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग इस रूप में होगी, नंबर 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पर उसी आधार पर आप वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखिए। वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पर एमिनो A से चालू हो रहा है और हाइड्रोक्सी H से चालू हो रहा है। तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर एमिनो समूह है, तो इसे आप लिखेंगे 3 एमिनो, और यहाँ देखिए 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसे लिखा जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। और पहले नंबर पर आप देखिए अल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एल्डिहाइड समूह है, इसलिए अब इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 अल, पेंट 1 अल लिखेंगे, या फिर इसे लिख सकते हैं आप 1 पेंटेनल, या इसे लिखेंगे या 1 पेंटेनल। इस प्रकार से आपको संरचना देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो उसकी संरचना किस प्रकार की हो सकती है। इसी संरचना को हम चेंज करते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH CH NH2 CH डबल बॉन्ड CHO। इस प्रकार से यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है। या यहाँ पर CH के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं CH2, 2 और 1 3, यह डबल बॉन्ड CH। इस प्रकार से कार्बन के साथ इसकी संरचना आपको दिखाई दे रही है। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ CH2 हो जाएगा, ये CH हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ जब हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहाँ पर जहाँ से द्विबंध चालू हो रहा है वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा और छठवां। तो यहाँ पर जब हम नामकरण करें तो वैसा ही नामकरण होगा, लेकिन यहाँ जब हम नाम लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम 3 एमिनो, 3 एमिनो, 4 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। 3 की जगह पर अब 4 हो चुका है तो 4 एमिनो, 5 हाइड्रोक्सी
5 हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर द्विबंध दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2 हेक्सिनल। यहाँ पर हम हेक्सिनल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हेक्सिन में इन आ गया है जो कि द्विबंध का है, और जो अल आ गया है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 हेक्स, इसे लिखा जाएगा 2 हेक्स 1 अल, 1 अल, इस प्रकार से। यहाँ पर आप देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है कि 4 एमिनो 5 हाइड्रोक्सी 2 हेक्स 2 हेक्सिन या 2 इन, इसे लिखेंगे हम 2 हेक्सिन। इसका नाम होगा 2 हेक्सिन 1 अल। यहाँ पर आपको इस संरचना में आपको इन भी बताना है, और इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें प्रत्यय के रूप में अल प्रत्यय लगता है। तो ये संरचना आप इस प्रकार से बता सकते हैं। या यदि ये संरचना इस प्रकार की हो, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH, यदि इस प्रकार की संरचना है तो इसका जब हम नामकरण करेंगे तो इसमें नामकरण हम इस प्रकार से करेंगे, पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और ये 5वां नंबर को राउंड अप कर दीजिए। और यहाँ देखिए, यहाँ तीसरे नंबर पर द्विबंध आपको दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट इसका नाम हो सकता है 3 इन 1 पेंटेनोइक अम्ल, 3 इन 1 पेंटेनोइक अम्ल। यहाँ पर हम 3 इन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, द्विबंध दिखाई दे रहा है, और पहले नंबर पर ओइक अम्ल मौजूद है या कार्बोक्सिलिक अम्ल मौजूद है, जिसके प्रत्यय के रूप में ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। और पेंटेन चूँकि 5 नंबर का कार्बन है इसलिए इसे पेंटेन कहा जाता है, और पेंटेन में ओइक अम्ल जुड़ गया तो ये हो गया पेंटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट है CH3 CH2 CH2NC। यदि इस प्रकार की कोई संरचना आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप देखिए इसका नाम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो NC है उसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम होगा प्रोपिल कार्बिल एमीन। इसे इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से हम नामकरण कर रहे हैं। किसी भी यौगिक का यदि हमको नामकरण करना है तो उसके क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखना है, मुख्य क्रियात्मक समूह को ध्यान में रखना है, और उसके बाद वरीयता क्रम में जो भी क्रियात्मक समूह आते हैं उनका नामकरण आपको उसी विधि से करना है, और उनके नाम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे हम आपको अगले टॉपिक के बारे में बताते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता को जानने से पहले हम आपको कोई भी परमाणु के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 परमाणु हैं, A और B। जैसा कि आपको पता है कि A यदि एक परमाणु है, दूसरा B परमाणु है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर इनके बीच में बंध बनता है। और ये बंध सहसंयोजक बंध यदि है तो इस प्रकार का सहसंयोजक बंध होगा कि यहाँ पर मान लीजिए A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और B के पास
भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में साझेदारी होगी और साझेदारी के कारण इनके बीच में बंध बनेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अणु ले लेते हैं H और Cl। यहाँ पर हमने दो परमाणु लिया है, एक हाइड्रोजन परमाणु लिया है और दूसरा क्लोरीन परमाणु लिया है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो बंध बन रहा है, जिस प्रकार से हमने AB के बारे में बताया था, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए कि इनके बीच में जो बंध बन रहा है, जो कि साझेदारी से बंध बन रहा है, जिसमें हाइड्रोजन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो देने के कारण इनके बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को हम युग्म के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको खींचने की क्षमता किसी एक परमाणु में अधिक और किसी दूसरे परमाणु में कम होती है। यदि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो कि दो इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने से बन रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता यदि मान लीजिए क्लोरीन में है या हाइड्रोजन में है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ओर शिफ्ट हो जाता है और जिस ओर भी शिफ्ट हो जाएगा, जिस ओर भी चला जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता जिस परमाणु में भी होगी, चाहे वो कोई सभी परमाणु हो, चाहे वो A परमाणु हो, चाहे वो B परमाणु हो, चाहे वो हाइड्रोजन परमाणु हो, चाहे वो क्लोरीन परमाणु हो, तो जिनमें भी खींचने की क्षमता अधिक होगी वह अधिक विद्युत ऋणी होगा, इसलिए उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। तो जिस पर भी आंशिक ऋणावेश आ रहा है वह अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक रखता है और दूसरा परमाणु उस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता कम रखता है, तो उस पर आंशिक धन आवेश आएगा। तो किसी भी परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है और इसी आधार पर हम इसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कहेंगे या कम विद्युत ऋणी तत्व कह रहे हैं। यदि मान लीजिए हम किसी परमाणु को अधिक विद्युत ऋणी तत्व कह रहे हैं, तो अधिक विद्युत ऋणी तत्व में कुछ बातें आवश्यक हैं कि यदि अधिक विद्युत ऋणी तत्व है तो उसकी जो साइज होगी या उसका जो आकार होगा उस परमाणु का आकार छोटा होगा। परमाणु आकार छोटा होगा। जब परमाणु आकार छोटा होगा तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साथ में दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी उसकी ओर चला जाता है। तो इस आधार पर जैसे मान लीजिए हम यहाँ दो पहलवान ले रहे हैं, एक पहलवान जो है कम शक्तिशाली है और दूसरा पहलवान अधिक शक्तिशाली है। तो इन दोनों के बीच में यदि पहलवानी हो रही है तो उसमें आप देखेंगे जो अधिक शक्तिशाली जो भी मतलब मान लीजिए जो भी व्यक्ति होगा वह उस जैसे दो रस्से, एक रस्सा है उसको खींच रहे हैं तो वह रस्से को अपनी ओर खींच कर ले जाएगा। तो ठीक इसी तरह जैसे मान लीजिए यदि क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु की जो साइज़ होती है या उसका आकार होता है वो छोटा होता है। छोटा होने के कारण उसकी त्रिज्या जो है वह भी कम होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि हम इसके साइज़ की बात करें, आकार की बात करें तो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो परमाणु है, एक परमाणु यहाँ पर बड़ा हुआ है और दूसरा परमाणु यहाँ पर छोटा है। ये नाभिक है, दोनों में नाभिक है और नाभिक के बाहर में इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में साझेदारी हो रही है और साझेदारी होने से जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु का है, तो इस साझे के इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता उस परमाणु में होगी जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से नज़दीक होंगे। जैसे मान लीजिए हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में साझे के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है और कम होने के कारण नाभिक अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो अपनी ओर खींचता है, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा बना हुआ है, ये साझे का इलेक्ट्रॉन, इसको हम साझे का युग्म कह सकते हैं।
तो ये जो साझे का युग्म है, ये साझे के युग्म जो है क्लोरीन की ओर चला जाता है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और इसमें अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इनके बीच की जो दूरी है ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ दूरी अधिक होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता, और ना खींच पाने के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म जो है क्लोरीन की ओर खींचा चला जाता है, तो इसकी ओर शिफ्ट हो रहा है। इसलिए जो क्लोरीन है उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश आता है। तो किसी भी परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, और इसी आधार पर कोई भी परमाणु जो है अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा या कम विद्युत ऋणी तत्व होगा। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है, और जो हाइड्रोजन परमाणु है ये कम विद्युत ऋणी तत्व है। और जो भी कम विद्युत ऋणी तत्व होगा उस पर आंशिक धनावेश आता है। आंशिक धनावेश इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु की ओर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको खींचने की क्षमता हाइड्रोजन में कम पाई जाती है, इसलिए कम विद्युत ऋणी तत्व होता है। इसका मतलब है इसकी विद्युत ऋणात्मकता इस परमाणु की कम होगी। और यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि इसका जो आकार होता है ये छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण कोई भी जो परमाणु होता है जब अपने साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचता है तो साथ में उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब उसका इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ उसकी ओर चला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो क्लोरीन का परमाणु है, यदि हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो क्लोरीन और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता भी काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है। अगर हम आवर्त में देखें तो इस प्रकार से होगी, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आवर्त सारणी की यदि हम संरचना देखें तो आवर्त सारणी में आप देखेंगे एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक है और नीचे की ओर एफ ब्लॉक के तत्व मौजूद होते हैं। तो एस ब्लॉक के जितने भी तत्व आएंगे, एस ब्लॉक में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, यदि हम आवर्त सारणी की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की आवर्त सारणी की स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं। ये यदि स्ट्रक्चर है आवर्त सारणी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे एस ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ एस ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ डी ब्लॉक के तत्व हैं, और यहाँ पर इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाला गया है और इसको नीचे रखा गया है, और ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो ये आवर्त सारणी में आप देखेंगे कि जब किसी भी तत्व की बात करते हैं तो जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है, मतलब यहाँ पर यदि हम कोई तत्व ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर कोई तत्व है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद यहाँ आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है यहाँ पर सोडियम। तो यहाँ पर जो सोडियम है जो कि एस ब्लॉक का तत्व है, और जब हम आवर्त सारणी में, ये पूरी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्रमशः इसकी साइज धीरे धीरे कम होती जाती है। तो साइज जब कम हो रही है, यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई संरचना बनाएं, जैसे यदि हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, एस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे दो क्लास होती है, एक तो फर्स्ट एस होता है और सेकंड ए होता है। मान लीजिए यहाँ पर दो सब क्लास में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आप देखिए पहला यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, उसके बाद होगा लिथियम, लिथियम के बाद है सोडियम, सोडियम के बाद है पोटेशियम, उसके बाद और भी तत्व आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए लिथियम के बाद सेकंड ए में आता है बेरिलियम, और यहाँ सोडियम के बाद आता है, यहाँ पर इसका 11 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम का 12 परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यहाँ पर ये पहला है, और यदि हम इसके बाद यहाँ पी ब्लॉक में देखें तो पी ब्लॉक की जब संरचना हम देखते हैं तो इसकी संरचना इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है।
आवर्त सारणी काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारे तत्वों को रखा गया है उनके मतलब उनकी प्रवृत्ति के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर जैसे ये दूसरा, यहाँ पर हीलियम होगा और यहाँ पर आप देखिए दूसरे के बाद ये परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का है। यहाँ पर आप देखिए तीसरा नंबर लिथियम का होता है, बेरिलियम यहाँ चौथे नंबर का है। यहाँ पर आप देखिए कार्बन होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक यहाँ 5 है। कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक यहाँ 6 है। तो यहाँ पर बेरिलियम के बाद यहाँ पर आ जाएगा बोरॉन, पहले बोरॉन आएगा। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का यहाँ पर 8 है। ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर एक और संरचना आपको देखने को मिलेगी और ये संरचना है, एक और परमाणु यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ इसका 9 हो गया। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आ गया नियॉन, यहाँ पर है हीलियम। तो यहाँ पर ये 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां और ये हो गया 10वां, ये 2 नंबर है। तो जब ये संरचना आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं ये अपने परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हुए हैं। तो यहाँ जब हम इनकी संरचना के बारे में देखते हैं तो संरचना के बारे में यदि हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो साइज होती है या इसका आकार होता है, आकार लगातार बढ़ता जाता है, मतलब इंक्रीजिंग है और बढ़ते क्रम में है और बढ़ते क्रम में इसका आकार है। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर जो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके इलेक्ट्रॉनों को पकड़ने की जो क्षमता होगी इस परमाणु की क्रमशः क्रमशः कम होती जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है और परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, तो जब बहुत सारे सदस्य होते हैं तो जो घर का मुखिया होता है वो सभी सदस्यों पर अपनी नज़र नहीं रख पाता। लेकिन अगर कोई छोटी फैमिली है तो छोटी फैमिली में आप देखिए कि जितने भी सदस्य होंगे, जैसे मान लीजिए एक फैमिली में या एक परिवार में 2 या 3 सदस्य हैं, तो उस सदस्यों को सभी को कंट्रोल वो मुखिया कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ नाभिक है, नाभिक के बाहर यहाँ पर आपको इस प्रकार की रिंग दिखाई दे रही है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते रहते हैं कक्षों में। तो यदि यह संरचना छोटी है, यदि यह संरचना छोटी है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ कर रखेगा। छोटा इलेक्ट्रॉन, छोटा परमाणु अपने बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ कर रखेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा तत्व है जिसमें उसका परमाणु क्रमांक यदि बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए हम लिथियम के 3 परमाणु की बात करें या पोटेशियम के 19 परमाणु क्रमांक की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम की यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 2 और 1 होता है। ठीक इसी तरह यदि हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं तो पोटेशियम में यदि हम देखें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2, 8, 10, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 और 3p। इतना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, 12, 3p6 18 और 4s1। इस प्रकार की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये 8, 8, 2, 8, 8 और 1, इन दोनों की संरचना में यदि हम अंतर देखें तो लिथियम का जो परमाणु है वो छोटा है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक से बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है और उससे बाहर जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम में नाभिक के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहर यहाँ पर आपको 8, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का जो क्रम है वो क्रमशः बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है। और जब बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है तो जो नाभिक होता है, नाभिक अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़कर नहीं रख पाता है, क्योंकि इनके बीच और बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है और दूरी ज़्यादा होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है। इसलिए उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कम होती है बनिस्बत उनके जिनका परमाणु की जो आकार है वो छोटा होगा। तो जब हम आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त सारणी में यदि हम संरचना की बात कर रहे हैं, उनके आकार की बात कर रहे हैं, तो आकार के आधार पर यदि हम देखें तो इनका जो आकार होता है वो आकार आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर प्रत्येक वर्ग में उसका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने के कारण उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्रमशः कम होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम किसी
आवर्त की बात कर रहे हैं, इसे हम वर्ग कहते हैं। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसको हम वर्ग कहते हैं, और जब हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उसे हम आवर्त कहते हैं। तो यहाँ पर जो आवर्त दिखाई दे रहे हैं, इस आवर्त में आप देखिए क्रमशः एक एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है। जैसे हम देखिए यहाँ लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है। और लेकिन यदि हम साइज़ की बात करें तो क्रमशः इनकी साइज़ में कमी आती जाती है, और जब साइज़ में कमी आती है, उनके आकार में कमी आती है, तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार अगर छोटी फैमिली है तो उसके प्रत्येक सदस्य को मुखिया अपनी नज़र रखेगा, अपने कंट्रोल रखेगा, लेकिन अगर बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली में प्रत्येक बच्चे की ओर ध्यान उस मुखिया का नहीं रह पाता है। इसलिए जब वह नाभिक से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, तो जैसे हम शेयरिंग की बात कर रहे थे, साझे की बात कर रहे थे, यदि हम साझे की बात करें तो यदि वह परमाणु का आकार यदि बड़ा है तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देखिए नाभिक से बीच की दूरी है बाहरी कक्ष की, वो दूरी भी काफ़ी अधिक होगी। लेकिन अगर हम किसी छोटे परमाणु की बात करें, यदि इससे भी छोटे परमाणु की बात करते हैं, तो उनका जो आकार होगा वो छोटा होगा। छोटा होने के कारण नाभिक से बाह्यतम कोश की जो दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पर दूरी अधिक होगी। तो जब दूरी कम होती है छोटे परमाणु में, तो जब वह अपने इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो साथ में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म भी उसकी ओर खींचा चला जाता है। इसलिए आवर्त सारणी में आप देखिए कि जब हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो आकार के कारण क्रमशः बढ़ती जाती है। तो आवर्त में इसका मान मतलब विद्युत ऋणात्मकता का मान क्रमशः बढ़ रहा है। और यदि हम वर्ग में देखें तो वर्ग में साइज बढ़ती है, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता जाता है। क्योंकि यहाँ पर कम इसलिए हो रहा है तो क्रमशः इनके बीच जब अंतर देखें, लिथियम और सोडियम के बीच में अंतर देखिए आप, तो 3 और 11 परमाणु क्रमांक के बीच में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 परमाणु क्रमांक और 3 परमाणु क्रमांक के बीच में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह यहाँ पर 3 और 11 के बीच में आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 8 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह 11 और 19 के बीच में भी आपको 8 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है उनके बीच में अंतर काफ़ी अधिक है, और काफ़ी अधिक होने के कारण इनके साइज़ में भी, इनके आकार में भी काफ़ी अंतर होता है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो आकार होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाएगा, और आवर्त में इसका मान बढ़ता जाता है क्योंकि आकार क्रमशः छोटा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो विद्युत ऋणात्मकता होती है, ये विद्युत ऋणात्मकता किसी भी ऐसे परमाणु के लिए जिनका आकार बड़ा होगा उसका मान कम होगा, और यदि आकार छोटा होगा तो इसका मान क्रमशः बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जब भी साझे की बात करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करते हैं, क्योंकि यदि हम सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं तो सहसंयोजक बंध 2 प्रकार का है कि यदि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बात करें या हाइड्रोजन और Cl के बीच की बात करें, तो यहाँ पर दोनों के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, एक रेखा दिखाई दे रही है, यहाँ भी एक रेखा दिखाई दे रही है। तो ये जो दोनों रेखा दिखाई दे रही है ये दोनों ही सहसंयोजक बंध है, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई बंध बन रहा है, जैसे मान लीजिए 2 पहाड़ों के बीच में आपको एक ब्रिज बनाना है या एक पुल बनाना है, तो आपको दोनों पहाड़ों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक ब्रिज के रूप में है, ये एक सेतु के रूप में है, और यदि इन दोनों का सहयोग होगा तभी ये सेतु बनेगा या एक बंध बनेगा। तो यहाँ पर जो बंध बन रहा है, यहाँ जो बंध बन रहा है वो समान परमाणु है, समान परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो बंध दिखाई दे रहा है आपको, H और Cl के बीच में जो बंध दिखाई दे रहा है, ये परमाणु कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, विषम परमाणु, विषम परमाणु।
तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर साझा करते हैं, इनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका एक इलेक्ट्रॉन, और जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो जब बराबर की साझेदारी होती है तो जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। और जब सहसंयोजक बंध बन रहा है, इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किस परमाणु के द्वारा इसे खींचा जाएगा ये देखना है। तो समान परमाणु में इसमें जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किसी और भी नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही परमाणुओं में इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो क्षमता है वो बराबर है। और जब बराबर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म किसी और भी नहीं जाएगा, और ना ही इसमें कोई धनात्मक आवेश आएगा और ना ही इसमें कोई ऋणात्मक आवेश आएगा। जैसे कि आप देखें, अभी हमने आपको बताया, जैसे यहाँ पर हम HCl की बात करते हैं तो यहाँ HCl में भी आपको सहसंयोजक बंध बना दिख रहा है आपको, यहाँ भी एकल सहसंयोजक बंध है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बन रहा है। और जब ये बंध बनेगा तो उसे हम कहेंगे एकल सहसंयोजक बंध। यहाँ भी एकल सहसंयोजक बंध है, लेकिन ये समान परमाणुओं के बीच में है और ये विषम परमाणुओं के बीच में है। तो जब असमान सहसंयोजक बंध बनता है तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनेगा उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और यदि हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो असमान परमाणुओं के बीच में जब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और दूसरी की कम होगी, तो ये अधिक और कम इसलिए होगी कि जिस भी परमाणु की जो साइज है या उसका आकार है, आकार यदि छोटा होगा तो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आसानी से खींच सकता है। इसलिए इस क्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है और दूसरे परमाणु में आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश उसी परिस्थिति में आता है जब उसमें विद्युत ऋणात्मकता हो। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी भी साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी भी परमाणु के द्वारा खींचने की क्षमता, और ये खींचने की क्षमता जिसने भी अधिक होगी उसकी साइज या उसका आकार छोटा होगा। तो आकार छोटा होने के कारण वह इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचता है, इसलिए वह इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाता है या उसकी ओर चला जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन युग्म का दोनों ही परमाणु के द्वारा योग किया जाएगा, मतलब उसको वो यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऋणावेश आ रहा है या आंशिक ऋणावेश आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम आंशिक या आंशिक धनावेश की बात करते हैं, तो आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश इसी परिस्थिति में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन युग्म को खींचने की क्षमता अधिक पाई जा रही है और इसमें कम पाई जा रही है। तो इस प्रकार से आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश उत्पन्न होने की जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये किसी भी असमान परमाणु में आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार विस्थापन की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विस्थापन हो रहा है आबंधी इलेक्ट्रॉनों का, आबंधी इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, आबंधी इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं? जो कि बंध बनाने में भाग लेते हैं, और बंध बनाने में भाग लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आबंधी इलेक्ट्रॉन होगा, या हम ये कह सकते हैं सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए आबंधी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जिस ओर होता है वह अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है और दूसरा परमाणु पर कम होता है, इसलिए उस पर आंशिक ऋणावेश होता है, इसलिए ये कम विद्युत ऋणी होगा, कम विद्युत ऋणी तत्व होगा। और दूसरा होगा अधिक विद्युत ऋणी तत्व। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि आबंधी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी रूप में और दूसरा होता है अस्थायी रूप में। एक स्थायी होगा और दूसरा होगा अस्थायी।
स्थायी का मतलब होता है किसी भी आबंदी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यदि स्थायी रूप में हो रहा है, मतलब परमानेंट उस यौगिक में या उस अणु में वो मौजूद है वह गुण, तो उसे हम कहेंगे स्थायी गुण। कि आबंदी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऐसा होता ही है तो यह स्थायी रूप में मौजूद होगा। जैसे मान लीजिए हम अस्थायी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यदि ध्रुवणता होगी, ध्रुवण प्रभाव होगा, तो वह स्थायी गुण होगा। और यदि किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में ये गुण उत्पन्न हो रहा है, अभिकर्मक यदि हटा दिया जाए तो वह प्रक्रिया जो है पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं अस्थायी स्थिति या अस्थायी विस्थापन। तो यहाँ पर इस प्रभाव को कहा जाएगा ध्रुवणता। किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में कोई भी आबंदी इलेक्ट्रॉन किसी एक और शिफ्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यदि यहाँ कोई टीचर नहीं होगा तो यहाँ अव्यवस्था आपको दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही कोई टीचर यहाँ पर आ जाएंगे तो ये क्लास आपको व्यवस्थित दिखाई देती है। तो ये अस्थायी रूप में होगा। लेकिन अगर कोई डिसिप्लिन युक्त बच्चे हैं यहाँ पर, जो कि जिनमें आदर्श है और जो बच्चे ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं या जिस प्रकार से भी स्थिति है, और अगर टीचर रहें या ना रहें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार को हम कहेंगे स्थायी। जो परमानेंट रहती ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसा विस्थापन कहलाता है स्थायी, जो कि ध्रुवण प्रभाव के कारण होगा, जिसमें किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि यहाँ पर अगर ये अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है तो ये फिक्स है, ये अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, इसको आप कम विद्युत ऋणीय तत्व नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम अस्थायी प्रभाव की बात करते हैं तो अस्थायी प्रभाव में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी अभिकर्मक आपको लगाना पड़ेगा। जब यहाँ अभिकर्मक की उपस्थिति होगी, अभिकर्मक की उपस्थिति होगी तभी ये कार्य करेगा, तभी यहाँ पर विस्थापन होगा। और यदि अभिकर्मक नहीं है तो विस्थापन की क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आबंदी इलेक्ट्रॉन है या बंध बनने में भाग लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका विस्थापन किस ओर हो रहा है, चाहे वो एक ओर हो रहा है चाहे वो दूसरी ओर हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, चाहे वह ध्रुवण प्रभाव के रूप में हो रहा है स्थायी रूप में, या फिर ध्रुवणता प्रभाव के कारण हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, इसको बताने के लिए हम स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव को विस्तार से देखेंगे। तो इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम विद्युत ऋणात्मकता की बात करें और सहसंयोजकता का होना बहुत ज़रूरी है, सहसंयोजकता के आधार पर आप विद्युत ऋणात्मकता के बारे में देखते हैं और उसी आधार पर आप स्थायी और अस्थायी प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम इसे अब नेक्स्ट पीरियड में आपको इसके विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।